चलिए भैया, तो आप लोगों के बोलने के ऊपर हम चालू कर लेते हैं आज नदी अपवाह तंत्र। क्या चालू कर लेते हैं? नदी अपवाह तंत्र। जैसे ही हमारा नदी अपवाह तंत्र और इस पर बनने वाले डैम और झरने हम पढ़ लेंगे तो हमारा जियोग्राफी के, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के, गर्मी क्यों लग रहा है, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के पहला हिस्सा है फिजिकल जियोग्राफी। कौन सा हिस्सा है? फिजिकल जियोग्राफी। जो इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, घाटियां, पहाड़, दर्रे, जो भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, प्राकृतिक विभाजन, मिट्टी, वनस्पति, ये सब किसके हिस्से हैं भैया? फिजिकल जियोग्राफी या भौतिक भूगोल के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? फिजिकल जियोग्राफी या भौतिक भूगोल के हिस्से हैं। इसका भैया जो आप पढ़ेंगे, हालांकि ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये टीचर के हिस्से का नहीं है। मैं आपको पढ़ा जरूर दूंगा, बता जरूर दूंगा, मगर पूरा ये आप पे डिपेंडेंट करेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जैसा कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका हिस्सा है वो आएगा इकोनॉमिकल जियोग्राफी। क्या? इकोनॉमिकल जियोग्राफी। इकोनॉमिकल जियोग्राफी आएगा, बोले तो आर्थिक भूगोल आएगा। क्या आएगा? आर्थिक भूगोल। इसका मतलब पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज हैं, तो फिर 10 खनिज से 10 पढ़ना पड़ेगा। कहाँ कौन सा पावर प्लांट है, कौन कौन सा उद्योग है, कौन कौन सा धंधा, मतलब जिससे भी पैसा, इकोनॉमिक्स चल रहा है। ठीक हो गई बात ना? खनिज, धान, धन्य, वन्य जीव, इन्हीं सब से चल रहा है हमारा। तो जिनसे भी संबंध डायरेक्ट करने एक तरीके से अर्थव्यवस्था का है या आपके पैसे का संबंध, आप समझने के लिए आसान भाषा में, हालांकि अर्थव्यवस्था सही चीज है, तो सब किस में आता है? आर्थिक भूगोल में। क्लियर हो गई बात ना? ये वाला हिस्सा आपका रह जाएगा मेजर। इसका तीसरा जो हिस्सा बचता है वो है आपका भैया ह्यूमन जियोग्राफी। कौन सा हिस्सा है? ह्यूमन जियोग्राफी। इसको हम कुछ कुछ हिस्से पे आपको कवर किए थे, बताया था आपको। ह्यूमन जियोग्राफी वही मानव भूगोल। मानव भूगोल, जो मानव भूगोल है ह्यूमन जियोग्राफी, इसमें नॉर्मली छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, किस जिले की जनसंख्या कितनी है, जनजाति जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता दर कितना, मतलब इंसानों से जुड़ा हुआ, यहाँ की जनसंख्या से जुड़ा हुआ, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, ये जितनी ऐसी चीजें हैं जो कि किससे जुड़ी हुई है, ना कि यहाँ के हमारे कितने स्थानीय लोगों से जुड़ी हुई है, यहाँ की जनसंख्या से जुड़ी हुई है, वो सब किस में आ जाती है? आपके ह्यूमन जियोग्राफी में। क्लियर हो गई बात? पूरा कॉन्सेप्ट तो ये रटना ही है, सीधा सीधा। जन्म दर कितना है रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाली चीज है ही नहीं। ठीक होगी बात? बाकी उसको कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे जब इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो वहां उसका टेक्निक सीखेंगे आप। तो ये दोनों हिस्सा कंप्लीट रूप से रटंत विद्या वाला है। ठीक है, इसमें छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, बाकी मैक्सिमम इसके जो कॉन्सेप्ट हो भी इंडियन लेवल पे क्लियर होंगे। ठीक है, बाकी इसमें मैक्सिमम रटने का ही है कि अब कितना आपको चीजें याद रहती हैं, कितना मेमोराइज कर सकते हैं। याद करने की चीज इसमें भी है, मगर जो फिजिकल ज्योग्राफी यही कॉन्सेप्ट प्लस भाई आपका रिमेम्बरिंग वाला हिस्सा रहता है। क्लियर हो गई बात? तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखते ही चल रहे हैं, थ्योरी आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके पता चल ही रहा है कैसे सॉल्व करना है, बाकी बुक से पढ़ ही रहे हैं आप लोग। तो मैंने इसमें आप लोग के लिए नया पैटर्न यूज किया था कि अधिकांश जिसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो थ्योरी होता है उसको हम लोग मैप में उतारने की कोशिश किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो छोटे मोटे फैक्ट होंगे वो आप बुक से पढ़ते चलिएगा, टॉपिक दर टॉपिक, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते चलिएगा। तो जैसे अभी हम नदी वाला सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें भी हमको 4-5 दिन का समय लगेगा, नदी कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो उसमें भैया आप लोग आपका फिजिकल जियोग्राफी जो है, नदी पढ़ लेंगे, उसमें वही झरने पढ़ लेंगे, कुछ परियोजनाएं पढ़ लेंगे, सिंचाई परियोजनाएं, डैम वगैरह, उसके बाद हमारा जो फिजिकल जियोग्राफी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक हो गई बात? उसके बाद इकोनॉमिकल जियोग्राफी की ओर हम चलेंगे, और ये जो है इसमें मेजरली चेंज भी जो डाटा होता है, लोग क्या करते हैं, एक बुक रखते हैं, फिर सर फिर बुक खरीद लेते हैं छत्तीसगढ़ का, फिर एक बुक नहीं। आपका जो अपडेट होने वाला चीज है इसमें कभी कभार ही अपडेट होगा, बाकी मैक्सिमम अपडेट केवल यही होते हैं डाटा। इकोनॉमिकल जियोग्राफी जो है और ह्यूमन जियोग्राफी दोनों आपके इकोनॉमिक सर्वे से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? इकोनॉमिक सर्वे। तो आपको अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, किससे कनेक्टेड होते हैं? इकोनॉमिक सर्वे से। तो आपके पास छत्तीसगढ़ की एक ही बुक होनी चाहिए, और जब भी हर साल आपका इकोनॉमिक सर्वे आए तो उसमें से टॉपिक का इंडेक्स मिला करके, बुक का इंडेक्स मिला करके क्या क्या डाटा बदल गया है उसको इसी पुराने बुक में अपडेट कर लीजिए। क्लियर हो गई बात ना? बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, नहीं बदला तो बदलना ही नहीं है, और जो बदलना है उसको बस अलग से हाईलाइटर चल के व्हाइटनर मार के लिख लेना है उसको ऊपर में। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट ना? इसका मतलब केवल यही वाला हिस्सा सबसे ज्यादा बदलता है, अंतर आता है। ठीक, इसमें कभी कभार कुछ चेंजेस आएगा कि नया जिला बना दिया गया तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, वैसे ही पता चल जाएगा।
तब उसके बारे में हमको जानना पड़ता है, अन्यथा केवल यही दोनों बदलते हैं। ठीक, वही हम ज्यादा डैम बना दिए, ज्यादा नहर बनाए, सिंचाई क्षमता बदल गई। एक नया डैम बना दिए, बदल गया उसका डाटा। एक नया कंपनी खुल गया, बदल गया उद्योग का डाटा। क्लियर हो गई बात ना? इस तरीके से इन्हीं दोनों डाटा हिस्से में परिवर्तन होता है। इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि देश की जनसंख्या ऐसे नहीं कि आज साक्षरता दर 70% है तो कल अचानक से 75 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना? आज 3 करोड़ जनसंख्या तो कल अचानक से 1 साल बाद 4 करोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई ये जनसंख्या का जनगणना 10 साल में एक बार होता है। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में क्या, पूरे भारत में 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी का डाटा लिया जाता है। 2021 में तो 2011 प्लस 10 बोले तो 2021 में होना था, 21 वाला कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। 2024 के दिसंबर में होना है, तो हो जाएगा तो ठीक है। 2023 में भी होना था मगर हुआ नहीं है। ठीक, तो इस सब में चाहे इंडियन स्तर पे चाहे छत्तीसगढ़ स्तर पे जैसे आपका नया जनगणना होगा ये डाटा तब जाकर बदलेगा, नहीं तो आज तक इसमें 2011 का जनगणना ही लेते चल रहा है। 2,55,45,198 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी, ये सब उसी समय का डाटा है। ठीक है, जबकि आज कितना हो गया, 3,05,00,000 है ना? यस, तो मेन डाटा वही है। तो इसमें 10 साल में एक बार बदलेगा, मतलब ये डाटा एक बार पढ़ लिए, अब 10 साल बाद आपको बदलेगा। ठीक, तो जब बदल जाए उस समय अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अब 10 साल तक आपको फुर्सत, अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा इसको। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट ना? तो पढ़ने का पहले आपको पता होना चाहिए किस किस पोर्शन को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक हो गई चीजें हैं। आइए, ये चीजें मैं सबसे शुरुआत में बता सकता था, आपको पल्ले नहीं पड़ता, मगर अब आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें ये टॉपिक का बात हो रहा है, इसमें इस टॉपिक का बात हो रहा है, इसलिए। ठीक हो गई बातें? चलिए, तो अब हम चालू करते हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी के अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया बताइए? नदी अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? नदी अपवाह तंत्र। लीजिए, नदी अपवाह तंत्र, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। अब इसमें आपको समझना होगा, एक एक चीज एक एक शब्द का मतलब बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, मैं प्री मेंस इंटरव्यू सबसे अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा। जो पढ़ा रहा हूं पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस आपको मेंस में लिखना है इन्हीं चीजों को जो मैं सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक हो गई बातें? आइए, तो सर इसमें एक शब्द दिख रहा है तंत्र या सिस्टम। क्लियर हो गई बात ना? सर तंत्र या सिस्टम क्यों बोल रहे हैं इसको? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज अकेले हो तो एक अंग होता है, वो एक सिंगल अंग होगा, सिंगल ऑर्गन होगा। ठीक हो गई बात ना? मगर जब भी कोई चीज बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनता है तो क्या कहलाता है? सिस्टम या तंत्र। क्या कहलाता है? सिस्टम या तंत्र। इसका मतलब जिसमें बहुत सारे अंग हो, है ना, जिसमें बहुत सारे अंग हो, क्या कहलाएगा? सिस्टम या तंत्र कहलाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? नदी। तो जिसमें बहुत सारी नदियों के बारे में हम पढ़ें, एक मुख्य नदी से जोड़ करके, एक मुख्य नदी जोड़ के हम बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ें, तो ऐसे वो क्या कहलाएगा? नदियों का सिस्टम या नदियों का तंत्र। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक एक शब्द को मतलब समझते चलना है ना, ताकि आप उसी हिसाब से मेंस में अगर बोले एलेबोरेट करें तो बोलो कितना लिखना होता है लिख देंगे, बोलो नहीं तो छोड़ दो। तो तंत्र का मतलब सिस्टम का मतलब समझ चुके हैं, और नदी का मतलब तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे अपवाह या ड्रेनेज। क्या अपवाह या ड्रेनेज? सिंपल सी बात है। अब हमेशा देखते हैं कि सर हमारी ये छत्तीसगढ़ है सर, लीजिए सर कॉन्सेप्ट वाली चीज ध्यान से बस समझते चलो। सर यहां हमारी धमतरी से निकलती है महानदी। ठीक हो गई बात ना? तो जो ये निकल रही है सर, आखिर ये कहीं से निकल रही है और कहीं तो जाकर के सर अंतिमतः समुद्र मिल रही है ना। ठीक हो गई बात? तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या अगर मैं एक नाली बना देता हूं घर के बगल में, और भैया यहाँ मैं अपने घर के बगल नल लगाया रहता हूं, ठीक है, और नल को जब भैया मैं खोल देता हूं तो यहाँ से जो पानी गिरती है वो बेसिन के थ्रू, आपका ऐसे पाइप के थ्रू इस नाली में जाती है, और नाली से बहते हुए भैया नाला में जाएगा ये पानी, नाला से बहते हुए किस चलेगा? नदी में जाएगा, नदी से बहते हुए इस चीज कहाँ चलेगा? समुद्र में चल जाएगा। तो भैया क्या आपने पानी के बहने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया है? तो ऐसा सिस्टम जो नदियों के बहने के लिए बना रहता है। क्लियर हो गई बात ना? उसे क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, तो वही है ड्रेन होना। ड्रेन मतलब बाहर निकलना, बहने के लिए एक व्यवस्था बने रहना। तो क्योंकि ये नदियां हैं, इसको कोई आदमी कोड़ कोड़ के बनाएगा नहीं, तो प्रकृति ने इन नदियों के लिए भैया ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा नाली बनाया है, ऐसा ढाल बनाया है। बहुत साइंस सुनेंगे, ये सब क्वेश्चन है।
ऐसा ढाल बनाया है, ऐसा नाली बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा गड्ढा बनाया है जिसमें आराम से बह करके अपने गंतव्य जहां से निकल रही वहां से अंतिम गंतव्य तक पहुंच पा रही है। ठीक हो गई बात ना। तो वो जमीन का हिस्सा जिसमें से बह के निकलती है, क्लियर हुई बात ना, उसे क्या बोलेंगे, उसका ड्रेनेज या अपवाह। क्या बोलेंगे उसका ड्रेनेज या अपवाह। अब बताइए पूरी चीज को जोड़ के देखिए, एक नदी जो निकली थी वो अपने ड्रेनेज या उस भौतिक क्षेत्र से बह करके और छोटी छोटी नदियों से मिल करके जा रही है, क्या कहलाएगा वो, नदी अपवाह तंत्र। इसका मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कोई नदी निकल रही है, यहां से अपनी छोटी छोटी सहायक नदियों से मिल रही है, अब ये जमीन के हिस्से में बहते हुए ये भैया चल जा रही है अपने अंतम समुद्र की ओर। क्लियर हो गई बात ना। तो इसका जो ये क्षेत्र, इसका जो ये क्षेत्र भौतिक क्षेत्र, अफवाह को लोग हमसे गलत समझते हैं। भौतिक क्षेत्र वो पूरा फिजिकल जमीन, पूरा फिजिकल बॉडी, जहां जहां से इसमें पानी आ रहा है वो पूरा क्या कहलाएगा, पूरा एरिया क्या कहलाएगा उसका, अपवाह एरिया। क्या कहलाएगा उसका, ड्रेनेज एरिया। क्लियर हुई बात। तो क्या ड्रेनेज अगर हम शब्द बोल दिए, अपवाह बोल दिए, तो क्या इस क्षेत्र को बनाने में इसकी सहायक नदियों का योगदान है ना। सहायक नदी अगर इधर नहीं होती तो ये जमीन इतना बड़ा नहीं फैलता। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब अब हम नदी में इस जमीन के अनुसार, किसकी जमीन किसके आधार पर डिसाइड हो रहा है, इसकी सहायक नदियों के आधार पर, है ना। तो नदी और उसकी सहायक नदियों के आधार पर जो जमीन का हिस्सा बुक कर लिया गया है उसे क्या कहेंगे भैया, नदी अपवाह। और उन सब से मिलकर के क्या बन गया, एक तंत्र। तो क्या शब्द का मतलब अच्छे समझ में आ गया। नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा भौतिक रूप से घिरा हुआ क्षेत्रफल जिसमें उसकी पूरी सिंचाई क्षमता, जिसमें उसका पूरा तंत्र फैला हुआ है, वो क्या कहलाएगा, नदी अपवाह तंत्र। ठीक हो गई बात ना। यस। इस जब देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 नदी अपवाह तंत्र। कितने अपवाह तंत्र हैं, 5। 5 नदियां नहीं बोलेंगे, 5 नदियों के अपवाह तंत्र हैं। क्लियर हो गई बात। मतलब वहां पे 5 मेजर नदी होंगी, जैसे इसमें एक मेजर नदी दिख रही है, 5 मेजर रिवर होंगी और उसकी अन्य क्या होंगी, सहायक रिवर क्या होंगी, हेल्पिंग रिवर्स। ठीक है। तो देयर इज 5 मेजर रिवर्स इन छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बात ना। अब वो 5 मेजर रिवर कौन, 5 रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक हो गई, 5 मेजर रिवर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर है। आइए देखते हैं कौन कौन से 5 मेजर रिवर ड्रेनेज सिस्टम है। तो चलिए मैप बनाइए फट से, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। तो पहले उन 5, तो छत्तीसगढ़ में कितने रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, तो देयर इज 5, कितने 5 रिवर ड्रेनेज सिस्टम है। कितने नदी अपवाह तंत्र हैं, 5 नदी अपवाह तंत्र है। और यही दिक्कत होता है जब हमारे यहाँ जब पढ़ाने के लिए निकलते हैं ना, ये अर्जुन की बुक भैया आप सबके पास है ना, ये वो होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इस बुक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप प्री मेंस वेंस सब लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात ना। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये प्री मेंस वेंस जो निकालना सबके लिए पर्याप्त है। मोर देन जितना इतने दिन में पढ़ाया हूं मैं उससे 4 गुना ज्यादा इसमें कंटेंट है। जो फैक्ट्स होते हैं, है ना, जो एग्जाम पूछते हैं, तो फैक्ट्स के लिए भैया इस बुक का पूरा कंठस्थ करना है आपको। ठीक हो गई बात ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देयर इज 5 मेजर रिवर ड्रेनेज सिस्टम। हमारे यहाँ क्या करते हैं पता है, जब नदी अपवाह तंत्र पढ़ाते हैं तो सीधा नदी पे आ जाते हैं लोग। पहले कि सब कभी भी आप पढ़ें तो इस टेक्निक को भी यूटिलाइज करें। जब भी अब ये कोचिंग क्लास खत्म कर लेंगे और वापस फिर आप पुनः अपनी पढ़ाई चालू करेंगे तो हम सब पढ़ने की टेक्निक यही होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं उसमें जो एक एक शब्द आ रहा है ना उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता हो। कि जब आपको मेंस वाले स्टूडेंट हैं आप, और जब आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना हो तो उन्हीं शब्दों का इलेबोरेट करके समझाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पेज भैया एक जेन्युइन तरीके से आप फिल अप कर पाएंगे। और बाकियों को इसका मतलब ही नहीं पता है तो बाकियों से आपकी कॉपी भी अलग हो जाएगी। ठीक हो गई बात। बाकी मेंस का चालू होगा मंडे से, तो उसमें आपको और अच्छे से बताएंगे कि लिखने की टेक्निक क्या है, कैसा हम भैया जो चेकर है उसके दिल को कैसे जीत सकते हैं, सब पे हम बात करेंगे। ठीक है। चलिए सर, यहाँ 5 मेजर रिवर ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें छत्तीसगढ़ के मैदान में जो प्रमुख रिवर सिस्टम है, हाँ छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी अपवाह तंत्र। क्लियर हो गई बात ना। कड़प्पा सेल समूह से ज्यादा क्षेत्रफल से गिरी हुई। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ धमतरी से निकलती है हमारी कौन, महानदी। कहाँ निकलती है, धमतरी से
महानदी निकलती है। तो सबसे पहला अपोहा तंत्र कौन है? महानदी अपोहा तंत्र। कौन है पहला? महानदी अपोहा तंत्र। ठीक होगी बात, लिखते चलिए। ये सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र कौन है? महानदी अपोहा तंत्र, महानदी रिवर ड्रेनेज सिस्टम। हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर अपोहा तंत्र है, ध्यान रखेंगे, वो है भैया आपका गोदावरी अपोहा तंत्र। कौन सा अपोहा तंत्र? गोदावरी। गोदावरी देखिए जैसे बाहर हो वैसे बहाएंगे, इसको अलग रख लेते हैं। ये चलिए आप लोगों के लिए। दूसरा कौन है? गोदावरी अपोहा तंत्र। कौन दूसरा? गोदावरी अपोहा तंत्र। तो इसमें लिख लेंगे भैया सेकंड है गोदावरी। ये हायरार्की भी आपको इसी से पता चलते चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा कौन, सेकंड नंबर पे कौन। ठीक है, हालांकि गोदावरी से पहले आपका एक नाम आएगा आपके लिए भी। शिवनाथ नहीं है तो छत्तीसगढ़ का है। अभी फिलहाल अभी आप नंबर देखते चलिए छत्तीसगढ़ का। एक हम मध्य में देखिए, एक अभी हम कहाँ निकले भैया? बॉटम में। अब चलिए सिर टॉप पर। एक है आपका यहां से निकलने वाला सोन नदी, जो कि किस में जाके मिल जाती है? गंगा नदी में। किस में जाके मिल जाती है? गंगा नदी में। तो तीसरा नंबर का अपोहा तंत्र है सोन, क्योंकि छत्तीसगढ़ की नदी अपना जल किस में गिरा रही है? सोन में। सोन किस में गिरा रही है? गंगा में। तो सोन गंगा अपोहा तंत्र। कौन? सोन गंगा अपोहा तंत्र। तीसरा नदी अपोहा तंत्र का नाम पता चल गया। ठीक है, चौथा नदी अपोहा तंत्र जो आपके लिए रहेगा सबसे बड़े में, उसको ध्यान से रखेंगे। अब दो छोटे छोटे अपोहा तंत्र, एकदम छोटे छोटे। एक भैया आपका ब्राह्मणी अपोहा तंत्र। कौन सा अपोहा तंत्र? ब्राह्मणी अपोहा तंत्र। कौन सा अपोहा तंत्र है? चौथा है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी अपोहा तंत्र। क्यों हो गई बात? और पांचवा है पांचवा है नर्मदा अपोहा तंत्र। कौन है पांचवा? नर्मदा अपोहा तंत्र। नर्मदा लिख देता हूं बस, अपोहा तंत्र क्या लिखूं? नर्मदा अपोहा तंत्र। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने अपोहा तंत्र हैं? 5। कितने अपोहा तंत्र है भैया? 5 अपोहा तंत्र है सर। ठीक हो गई बात? हो गया ना? ठीक हो गई बात? तो अब इसको गौर से अगर देखेंगे तो क्या इसमें हम जिस रिवर का एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारी नदी इंडिया लेवल की नदी है? इंडिया लेवल की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम। इसका मतलब हमारी जो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं वो इंडिया लेवल की नदियों में जाकर के मिलती हैं। इसका मतलब उन रिवर सिस्टम की हमारी नदियां हेल्पिंग रिवर है, सहायक नदियां हैं। ठीक हो गई बात ना? यस। इसमें एक ही नदी बस आपको दिख रही होगी मेजरली रूप से, जो कहां से निकल रही है? प्रॉपर छत्तीसगढ़ से। कौन? महानदी। तो पूरे नेशनल लेवल के रिवर सिस्टम में से केवल छत्तीसगढ़ से एक ही रिवर सिस्टम, वो कौन है? महानदी। तो भैया आप पढ़ रहे हैं 5 अपोहा तंत्र, आ जाइए 5 अपोहा तंत्र। मगर अगर घुमा क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि छत्तीसगढ़ से उद्गमित होने वाला वह कौन सा नदी अपोहा तंत्र है जो भैया भारतीय स्तर पर कंसीडर किया जाता है, तो क्या लेकर के चलेंगे आप लोग? महानदी। जब कैसे कितना छत्तीसगढ़ में नदी अपोहा तंत्र है? 5। क्लियर हो गई बात ना? तो इसलिए प्रश्न उत्तर बदल जाएगा। 5 पढ़ रहे हो, आंसर वहां 1 लेना पड़ेगा। इसलिए प्रश्न हमेशा ध्यान से समझना। ठीक हो गई बातें? यस। आइए इसमें जो 3 अगर बोलते 5 नहीं और कभी ऑप्शन 5 रहे ही ना, वो ये बताइए छत्तीसगढ़ में प्रमुख नदी, बोला शब्द प्रमुख, या मेजर नदी अपोहा तंत्र कितने हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या लेके चलोगे? प्रमुख नदी अपोहा तंत्र 3 है। 3 क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो केवल ब्राह्मणी है और नर्मदा है यही सबसे छोटी है। बाकी महानदी अपोहा तंत्र बहुत बड़ी है, पूरा मध्य भारत घेर ली, मध्य छत्तीसगढ़। ये आपका क्योंकि गोदावरी में आती है, यहाँ से इंद्रावती आती है, इंद्रावती। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा हो गया सोनगंगा।
फिर उत्तर संभाग को घेर ली, तो मैदान खत्म, बस्तर खत्म और उत्तरी संभाग खत्म, हो गया छत्तीसगढ़ कवर। तो यही 5 है जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से अपना जल क्या कर रही हैं, दे रही हैं, छत्तीसगढ़ को अपना मुख्य रूप से सिंचित कर रही हैं। जबकि नर्मदा तो भैया निकल जाती है बाहर, दूसरे राज्यों को सिंचित करने, ब्राह्मणी तो बाहर ही है, बाहर से बाहर निकल जाती है। इसमें छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां मिलती हैं, इसलिए इनको कंसिडर कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ को सिंचित करने में योगदान किसने है, फिर प्रश्न बदल गया, इसमें अभी समझा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को सिंचित करने में कितने नदी अफवाह तंत्र का योगदान है, 3 ही। क्लियर हो गई बात ना। पहला कौन, महानदी, गोदावरी और आपका सोनगंगा। क्योंकि देखिए इसमें जो नदियां मिलेंगी वो ऐसे करके मिलेंगी सोनगंगा में, तो क्या पूरा सरगुजा समा खत्म हो गया, हो गया ना खत्म ऐसा। ध्यान देते चलिए भैया, इसमें सोनगंगा मिलेंगी तो ऐसे मिलेंगी, तो पूरा सरगुजा समा हो गया, सिंचित हो गया कि नहीं हो गया। यस सर, यहाँ से कुछ नदी ये हो गया, शिवनाथ निकल गया, यहाँ से रसकर नदियां आकर मिलेंगी, यहाँ से रसकर नदियां आकर के मिलेंगी, ठीक हुई बात। तो क्या मैदान खत्म हो गया छत्तीसगढ़ का। और यहाँ सर आपका इंद्रावती आकर कैसे मिलेगी, तो सर यहाँ से इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां, तो क्या पूरा बस दंडकारण्य खत्म हो गया, तो क्या पूरा छत्तीसगढ़ खत्म हो गया। या इसीलिए किसी भी इस तरह पे एग्जाम में एक उत्तर नहीं होता, और कोई टीचर आपको सारे उत्तर पढ़ा नहीं सकता, अपना कॉमन सेंस यूज करना है। ऑप्शन में जो पढ़ रहे हो, अगर 5 दिया है तो 5 ही लेना है, 5 दिया ही नहीं है तो तभी दिमाग लगाना कि शब्द क्या बोल रहे हैं, ठीक हो गई बात ना। मेजर रूप से 3 हैं, सबसे बड़े बड़े 3 हैं, सिंचाई के लिए प्रमुखतः 3 हैं, ये सब आगे जाकर भविष्य में घुमा सकता है ऐसे प्रश्नों को। क्लियर हो गई बात, इसलिए वहां प्रश्नों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो हो गया भाई, मेजर फाइल को बैक करते हैं हमारा। गड़बड़ा गया, 5 अपवाद अंतर था, उसको उतना ही बना करके रखना। क्लियर हो गई बात, तो 5 अपवाद अंतर आपके लिए हो गए। ठीक हो गई बात ना। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं, 5। कितने अपवाह तंत्र हैं, 5। इसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है, महानदी अपवाह तंत्र। सेकंड नंबर पर कौन है, गोदावरी अपवाह तंत्र। थर्ड नंबर पर कौन है, सोनगंगा अपवाह तंत्र। फोर्थ नंबर पर कौन है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। फिफ्थ नंबर पर कौन है, नर्मदा अपवाह तंत्र। तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी, क्या यही क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। यस ठीक है, ऊपर ऊपर पता चल गया इतना। हाँ सर अब हमको इतना पता चल गया है, बड़ा कौन सा है, सब छोटा कौन सा है, क्रम में जमा देगा तो हम जमा लेंगे। क्लियर हो गई बात। मध्य, नीचे, ऊपर, राइट एंड लेफ्ट, क्या बोलेंगे, मिडिल, नीचे, ऊपर, राइट, लेफ्ट। क्लियर हो गई बात, ये हिरार्की याद रखना है। हो गया इतना क्लियर। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महानदी अपवाह तंत्र, हम पढ़ना चालू करेंगे। मगर पांचों को ऊपर ओवरऑल हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके दिमाग में बैठाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ लिखते चलिए। एक काम कीजिए, टेबल बना लीजिए एक ठो, ठीक है। आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगा। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, नाम लिख लो। महानदी अपवाह तंत्र आप पूरा लिखना, ठीक है। इसमें भी लिखो गोदावरी। गोदावरी को कई बार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी मिलती है मुख्य रूप से गोदावरी में, इंद्रावती, तो गोदावरी ना लेकर के इंद्रावती अपवाह तंत्र लिख देगा, तो भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हालांकि नाम नेशनल लेवल के रिवर से लेते हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र, फिर आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र। सोनगंगा, छत्तीसगढ़ की नदी अपना जल सोन में गिराती है, सोन अपना जल गंगा में गिराती है, अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, तंत्र, और वही आप हो गया नर्मदा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक होगी बात ना। ठीक है, अब मैं जैसे याद करा रहा हूं, पहले वैसे याद कर लेना, फिर उसके लगभग जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो भाई पूरे छत्तीसगढ़ का जब हम इसको अगर परसेंटेज के आधार पर देखें कि सर कितना % क्षेत्र में कौन सा अपवाह तंत्र है, तो भाई जो महानदी अपवाह तंत्र है इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखिएगा, एक ही शुरू में, पहले ध्यान से देखिए फिर लिखिएगा। 56 का आधा कितना होता है, कितना होता है 28। अरे वो कहते हैं कि हिंदी में नहीं, जोड़ना घटाना नहीं जानते तुम लोग,
तो फिर बोलो 56 का आधा कितना होता है, 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है, एक का आधा कितना होता है। क्लियर हो गई बात ना, इतना ही परसेंटेज है। छत्तीसगढ़ महानदी अपवातंत्र 56%, आपका गोदावरी अपवातंत्र 28%, सोनगंगा 14%, आपका ब्राह्मणी 1% क्षेत्रफल कवर करता है और ये 0.5% क्षेत्रफल को कवर करता है। ठीक हो गई बात ना, तो लिख लीजिए, याद हो गया, आधा आधा वाला, 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, लास्ट में एक का आधा 0.5 हो गया याद। अब एग्जैक्ट डाटा इसमें जो है लगभग सब डाटा आपको एग्जैक्ट ऐसे ही मिलेगा, इसमें थोड़ा सा डाटा बदले, जो 14 है ये 13.63 है। 13.63 को लगभग 14 लिख सकते हैं ना, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, यस। तो आप 14 लिख लिए रहिएगा, ध्यान रखिए कि हाँ भैया 13 के आसपास था ये डाटा। ठीक हो गई बात। बाकी दशमलव में और भी इसके आगे पीछे डाटा है, दशमलव में उतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप मेजर मेजर याद करके रखिए। ठीक, देखिए जब इसको आप एक तरीके से आपको कोई भी चीज 100% करना होता है, जब इसको आप देखेंगे तो लगभग 99.5 आएगा। 50 20 70 8 6 14, 70 और 14 84, 84 और 4 हो गया 88, 88 10 98, 98 99 और 99.5, तो 100% में 99.5% आपके सामने। ऐसे जोड़ पाते हो ना तुम लोग भी, ऐसे जोड़ना सीखो, नहीं तो नहीं निकलेगा एग्जाम। मैथ्स कैलकुलेट फास्ट करना सीखना है। पेन उठाए बिना जिस दिन मैथ्स बनाओगे उसी दिन समझना नौकरी पाओगे, उससे पहले नौकरी नहीं पाओगे, और बिना मैथ्स के कोई नौकरी नहीं पाओगे, ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बच्चों को दो ही चीज सबसे ज्यादा वीक है, एक मैथ्स और एक इंग्लिश, है ना, और यही दोनों एग्जाम में, एग्जाम हर एग्जाम में डला हुआ है। तो व्यापम निकालना है जिनको, उनको मैथ्स इंग्लिश आना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का 5 क्वेश्चन आता ही आता है, मैथ्स का तो 20 20 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन छोड़ के आप कैसे 100 में 30 क्वेश्चन अगर आपका कमजोर है, कैसे निकलेगा एग्जाम, निकल ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग पहले ही अपनी कमजोरी को पहचानिए और उस पर काम करना चालू कर दीजिए अभी से। अभी से एक्स्ट्रा इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस करना चालू कर दीजिए, हालांकि यहाँ तो पढ़ाई जाएगा आप लोगों को, है ना। या तो उसके अलावा भैया आप लोग मैथ्स को इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, पहले तो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में सीखिए, फिर उसको शॉर्ट ट्रिक सीखिए, और लास्ट में बिना पेन उठाए सीखिए मेंटल कैलकुलेशन के साथ। ठीक हो गई बात ना, यस। आइए, हो गया परसेंटेज वाला। चलिए अब इसको क्षेत्रफल के आधार पर देख लेते हैं ना, एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर देख लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं यूनिट क्या लेना है। यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूनिट जैसी बदल जाएगा आप लोगों के लिए डाटा भी बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बोला तो 1 है, मीटर में बोल दूंगा तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, तो ये किस में बदल जाएगा, 1000 में। इसलिए यूनिट हमेशा ध्यान रखना कभी भी पढ़ते हो तो। हाँ, लाख हेक्टेयर में लेना है, लाख हेक्टेयर में जो लिख रहा हूँ वो लाख में रहेगा। ठीक है, लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर में। ठीक हो गई बात। चलिए अब जो मैं बता रहा हूँ बस उतने लिखते चलो, लिखो 77, ठीक है, लिखते चलो 77 हो गया, 39 39, 77 39, 18 लिखिए, 18 18 18 18 18 हो गया, 1 1.4 लिख लो, 1.4 और 1.4 और 0.7, नहीं 1.4 अलग है, 1.4 0.7 हो गया। तो 77 39 18, ये देखिए एक का आधा 0.5 है, तो 14 का आधा 7 होता है, तो याद होगी नहीं बात। अरे एक का आधा 5 है, परसेंटेज तो एरिया में तो ही होगा ना, 1400 का आधा 700। क्लियर हो गई बात। अब याद रखो, इसके बगल में लिखो 77 400, इसके बगल लिखो 39 400, इसके बगल लिखो 18 700, बस हो गया। हाँ दशमलव है ना वो, तो दशमलव लगाए हो, इतना ध्यान लगा लगा के।
तो 77 400 432 के आसपास नहीं है? याद कर लोगे 432 आसानी से? नहीं, इसलिए कभी भी डाटा अप्रोक्सीमेट याद करो पहले। जब शुरुआती पढ़ते हैं तो 77 400 के आसपास है, तो ऑप्शन देखिए 77 432, मार दो फट से। ठीक है, दूसरा डाटा देखो, मैं बोला एग्जैक्ट डाटा नहीं, हमेशा राउंड फिगर डाटा याद करने की कोशिश किया करो, तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अभी कितना आसानी से याद है आपको ये 56 28 वाला? दशमलव में जाओगे तो दशमलव तो और भी इसका वैल्यू दशमलव में बताते हैं, 56.1 28.6 13.63 1.03 0.55। अब इसको कैसे याद करोगे? भूलोगे। इसलिए कभी भी डाटा पढ़ते हैं तो उस अप्रोक्सीमेट डाटा को याद करो जो दिमाग आसानी से याद कर ले। अब दिमाग दो को याद करेगा कि 2.7345 को याद करेगा? दो को, तो दो को पकड़ लो, और 745 है तो 2.7 को पकड़ लो। ठीक है, तो पहले हम उस सामने को पकड़ लिए, 77 39 18 1.4.7। क्या बोलेंगे, बोलिए? ठीक है ना? फिर पीछे क्या याद करना है? 400 400 700 क्या याद करना है? हाँ बस हो गया। ठीक है, बाकी तो ये वैसी है, इसको लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 400, इसको लिख सकते हैं 700, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेट कि 1.4 कुछ कुछ करके रहेगा, 1.423 0.759 700 करके याद रहेगा आपको। हो गया ना? तो क्या अब आपको छत्तीसगढ़ का पहले ही दिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको परसेंटेज याद हो गया, क्षेत्रफल याद हो गया? परसेंटेज में क्या है, सिंपल सा बात है, 56 से आपको 56 28 14 1.5 हो गया। उधर जाएंगे तो 77 39 18 एक और 1.4 और 0.7। 77 वाले में 0.400 400 700 और आपका 0 यहाँ लगा देना है। हो गया इतना बात? यस। तो याद हो गया क्या सभी को? तो क्या इसको आप हायरार्की में अगर आपसे परसेंटेज बोले, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर बोले, इसका मतलब 77 लाख हेक्टेयर, 39 लाख हेक्टेयर, 18 लाख हेक्टेयर, 1.4 लाख हेक्टेयर, 0.7 लाख हेक्टेयर। क्लियर हुई बात ना? तो डाटा याद हो गया। हाँ, तो कभी भी जो भी हम पढ़ें भविष्य में ना, इसी टेक्निक का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं तैयारी पीएससी का। इसमें आपका हर साल आता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में रहते हैं लाखों डाटा, जिसमें से आपके एग्जाम में आने की चांसेस है हजारों डाटा का। तो हजारों डाटा याद कैसे होंगे? ऐसे याद होंगे। ठीक है, सैकड़ों डाटा याद कैसे होंगे? ऐसे याद होंगे। ठीक, इसको हमेशा ओवरऑल अप्रोक्सीमेट करके याद किया कीजिए। ठीक है, अब ये मेरे को लिख करके देगा 77.432, तो अगर मेरे को याद है 400 तो मैं उसको बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? बना लूंगा ना। इसलिए इस टेक्निक को धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करना है ना। चलिए, अच्छा कि आप पूछ दिए इसलिए सबको पता चल गया, थैंक यू। ठीक है, ये सब टेक्निक हमेशा यूज कीजिएगा जो सीख रहे हैं क्लास में। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है। जब यहाँ से पढ़ के निकल जाओगे तो वैसे ही पढ़ना जीवन में, तब कुछ बन पाओगे, तब लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो भूलोगे, गारंटी भूल जाओगे। 77.432 39.497 18.789 1.423 0.759 नहीं होगा याद? हमारा भी याद हो गया ना? 77 39 18 1.4 0.7 आसानी से याद हो गया ना? यस। 400 400 700 हो गया आसानी से याद। तो इस तरीके से भैया आपका ये पूरा 5 हमारा हो गया नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। तो क्या आपको ओवरऑल पता चल गया छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के बारे में? पता चल गया ना? तो यहां तक आपका एक कॉन्सेप्ट जो बताया था कि नदी का मतलब क्या है, अपवाह का मतलब क्या है, तंत्र का मतलब, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर एक ओवरऑल हमको विजन मिल गया, सबसे बड़ा मिल गया, सबसे छोटा मिल गया, घट बढ़ते से घटते क्रम मिल गया। क्लियर होगी बात ना? हाँ, तो उनको इतनी जानकारी हो गई। अब इसके अंदर जब आप पकड़ेंगे एक एक अपवाह तंत्र पकड़ना जब आप चालू करेंगे, तब आते हैं हम लोग भैया मान लो महानदी अपवाह तंत्र। तो पहले मैं आपको किसी भी नदी अपवाह तंत्र से जुड़ा हुआ कुछ टर्म से आपको पहले बता देता हूँ। नदी अपवाह तंत्र, रिवर ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ सिस्टम, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, रिवर ड्रेनेज सिस्टम और बहुत ध्यान समझिएगा। कोई भी नदी अपवाह तंत्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक भैया आपका मेजर रिवर होगा। कौन होगा? एक मेजर रिवर। क्या होगा? एक मेजर रिवर। इस मेजर रिवर में कोई भी नदी जो कि इसके नीचे से आके जुड़ेगी, जो इसके नीचे से आके जुड़ रही है, वो सब क्या कहलाएगी भैया? दक्षिणी सहायक रिवर। क्या कहलाएगी? है ना, सदर्न हेल्पिंग रिवर, दक्षिणी सहायक नदी, सहायक नदी। और जो उत्तर से आके मिलेगी वो क्या कहलाएगी? उत्तरी सहायक नदी। क्या कहलाएगी? उत्तरी सहायक नदी।
नदर्न, ये आपका सदर्न। हेल्पिंग रिवर, हेल्पिंग रिवर, ये आपका नदर्न, हेल्पिंग रिवर। ठीक हो गई बात ना। तो और ध्यान रखिएगा, ये सदर्न और नदर्न डिसाइड किस आधार पे होता है? ये डिसाइड इस आधार पे होता है जो जहां पे मिल रही उसके आधार पर, जहां पे आके मिल रही है, क्योंकि आप मेजर नदी के आधार पर डिसाइड करेंगे। कैसे सर, आप क्या बोल रहे, समझ नहीं पाए? नहीं समझ पाए ना? अब यहां से समझिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बता रहा हूं। एक मेजर रिवर थी जो कि निकली भैया इसके यहां से और जाकर के ऐसे जल गिरा रही है। तो बताओ ये इसकी दक्षिणी सहायक नदी होगी क्योंकि दक्षिण में है, ये उत्तरी सहायक नदी होगी। कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसलिए भाई दक्षिणी है कि उत्तरी है, किसके आधार पर डिसाइड करना है आपको हमेशा? मेजर नदी के आधार पर। किसके आधार पर? मेजर नदी के आधार पर। ठीक हो गया बात ना? यस, ठीक है। जब मेजर नदी भी आपको समझना है, नदी भी मेजर नदी भी टेढ़ी मेढ़ी समझ नहीं आ रहा है आपको, तो उसका अपवाह तंत्र के आधार पर, कि अगर आपका अपवाह तंत्र ऐसा है, उसका मेजर मान लो कैसे भी निकल करके बन रही है मगर ऐसा मेजर बह रही है, तो इसका अपवाह तंत्र ऐसा दिख रहा है। जब केस बता रहा हूँ, जब आप फंसेंगे उसके लिए, तो अपवाह तंत्र ऐसा नदी से, मगर इसका मेजर अपवाह तंत्र इधर है, तो अपवाह तंत्र के आधार पर आप देखिए कि कोई नदी भैया ऐसे निकल रही है मगर ऐसा मिल रही है तो उत्तरी होगी, और कोई यहाँ से निकल के ऐसी मिल जा रही है तो इसके दक्षिण में ही है, तो क्या कहलाएगा भैया? सदर्न। क्लियर हो गई बात ना? तो डाउट नहीं रखना है, क्लियर हो गया इतना बात। और कोई यहां से भी निकल रही है भैया, यहां से निकलते जा रही है तो यहां जाकर मिल रही है। ठीक, तो जिस पॉइंट से आके मेन नदी में अपना जल गिरा रही है उसको देखना है कि उत्तर से गिरा रही है कि दक्षिण से। ठीक है, जब उसमें समझना है तो अपवाहतंत्र के आधार पर देखना है कि भाई दक्षिण से, अपवाहतंत्र के दक्षिण से आ रही है या उत्तर से। क्लियर हो गई बात? यस, ये सब कॉन्सेप्ट समझना, बाद में बहुत कंफ्यूज करता है। ये हो गया आपके लिए हिस्सा। अब इसी में दूसरा हिस्सा, कोई जो मेजर नदी अपवाहतंत्र होगी तो भाई ऊपर से कोई नदी आके मिल रही, मान लीजिए कोई नदी भैया नीचे से आकर के मिल रही है, तो एक तो होगी मेजर नदी और एक होगी भी कौन आपकी? दो हेल्पिंग रिवर। दो कौन होगी? हेल्पिंग रिवर। तो ऐसे में क्या एक नदी, दो नदी और तीन नदी को संगम हो गया ये, इससे ऐसे को क्या बोलेंगे? त्रिवेणी संगम। क्या कहेंगे? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, इंग्लिश वाले भी इसको त्रिवेणी ही लिखेंगे, TRIVENI, त्रिवेणी संगम ही लिखेंगे। क्लियर हो गई बात ना? यस। और जहां भैया दो नदियां मिले बस, तो हाँ, द्वाब। द्वाब तो उसके क्षेत्र को बोलते हैं ना, उसको दो नदियों का संगम बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, कुल मिलाकर के मेजरली हम त्रिवेणी संगम बहुत पढ़ते हैं, भारतीय स्तर पे भी और छत्तीसगढ़ स्तर पे भी। तो छत्तीसगढ़ कुछ मेजर त्रिवेणी संगम है। जैसे चंद्रपुर आप जाएंगे जब छत्तीसगढ़ के घूमने के लिए, तो वहां पर आपका भैया महानदी और मांड और लात ये मिलते हैं ना। आप देखेंगे शिवनाथ जाएंगे तो वहां कौन कौन मिलेगा? महानदी, शिवनाथ और जोग। ठीक है, और फिर आप जाएंगे भैया राजिम में गरियाबंद, तो वहां कौन कौन मिलेगा आपको? महानदी, पैरी और सोंढूर। तो तीन सबसे फेमस हैं। ये और भी त्रिवेणी संगम है छत्तीसगढ़ में, छोटे मोटे जो आप पढ़ेंगे, मगर तीन सबसे मेजर त्रिवेणी संगम है। ठीक हो गई बात? तो लिख लीजिए इनको यहीं पे, क्योंकि पढ़ने से पहले लिख लीजिए उस चीज को। बाद में आप लोग भैया त्रिवेणी संगम अलग लिस्ट बनाइएगा, मगर अभी पहले मेजर जो त्रिवेणी संगम है उसको लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए भैया, आप लोग उत्तर से दक्षिण की ओर हम आएंगे तो पहला पड़ेगा चंद्रपुर। ठीक है, शक्ति जिला लिखेंगे। फिर आपका भैया शिवरी नारायण, शिवरी नारायण ये भी त्रिवेणी संगम है। फिर आपका भैया राजिम, फिर एक तो छोटा सा मिलेगा आपको राजनांदगांव तरफ, उसको छोड़ देंगे अभी, उसकी जरूरत नहीं है। आइए फिर अभी ये त्रिवेणी संगम को हेडिंग डालिए, मेजर, प्रमुख, छोटे मोटे तो और भी हैं, प्रमुख त्रिवेणी संगम। हालांकि हम तो देखेंगे, अब टॉपिक निकल गया तो इसको देख लीजिए। क्यों गई बात? चंद्रपुर में क्या क्या मिलता है? महानदी, तीनों महानदी कॉमन है, तो महानदी याद रखें, टेक्निक याद रखेंगे सब, महानदी महानदी महानदी, तो तीन नदी में तीनों भैया एक नदी कॉमन है। तो मेजर क्योंकि हम महानदी अपवाहतंत्र पढ़ने वाले हैं, इसलिए उस पर बनने वाला त्रिवेणी संगम अच्छे से आप याद कर लीजिए। महानदी भैया सब में रहेगा सेकंड सेकंड सेकंड। चंद्रपुर में कौन कौन रहेगा? मांड। उत्तर से आती है कौन? मांड। मेन पार्ट से आती है कौन सी नदी? मांड नदी। ठीक है, और इसमें कौन आएगी? लात। कौन आएगी? लात।
शिवनारायण में है महानदी, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ। महानदी के बाद शिवनाथ, कैसे याद रहेगा? अरे शिवरी नारायण में शिवनाथ ही तो आएगा, ठीक हो ये बात ना? यस। और साथ में दक्षिण से इसमें जाएगा जोंक। कौन जाएगा इसमें? जोंक। तो याद रखना वहां के शिवनारायण के संगम में जोंक है, जोंक, ऐसे याद रख लेना। और यहाँ पे भैया महानदी, पैरी एंड सोंढूर। क्योंकि राम जी का पैर बहुत सुंदर है, याद रह जाएगा, राम जी का पैर बहुत सुंदर है, क्योंकि महानदी तो तीनों में है, तो महानदी याद करना ही नहीं है। हो गई बात। शिवनारायण में महानदी तो रहेगा ही, शिवनारायण में शिव से शिवनाथ रहेगा, और वहां पे कौन सा है? शिवनाथ में जोंक है। कौन है? जोंक। क्योंकि शंकर भगवान जो है शिव जी, वही है जितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब उनके ही अपने प्रिय हैं। वही एक लौते से देवता है जो सबसे प्यार करते हैं, सबको अपने साथ रखते हैं, सबके साथ खेलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इससे देखा शंकर भगवान जुड़ा हुआ क्या? जोंक। बाकी ये वाला क्या आपका भैया चंद्रपुर वाला महानदी, मांड और लात। क्लियर हो गई बात ना? तो या तो चंद्रहासिनी माता अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको बहुत मानेगी, या फिर लात मारेगी। क्लियर हो गई बात ना? तो महानदी, मांड और लात चंद्रपुर का। क्लियर हो गई बात? ये त्रिवेणी संगम याद रखिएगा। तो महानदी में बनने वाले तीन आपको प्रमुख क्या दिख रहे हैं आपको भैया? त्रिवेणी संगम दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महानदी को हम चलेंगे, अब कुछ एक मेजर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है? कभी भी एक नदी का मैंने आपको बताया उत्तर और दक्षिण सहायक नदी बताया ना आपको। अब बताइए नदी का डायरेक्शन आपको लेना है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर हम पूर्व पश्चिम लेने चलेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, और इस पे एक आदमी इस ओर मुंह करके खड़ा है। तो ये यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए नदी बह रही है और मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे लिए कौन हो जाएगी? ये वाला इससे कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा? इधर कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा मेरा? लेफ्ट। इधर कौन हो जाएगा? राइट। और अगर मैं ऐसे मुंह कर लिया तो अब ये मेरा कौन सा हो जाएगा? राइट। ये कौन हो जाएगा? लेफ्ट। तो बदल गया कि नहीं बदल गया? इसका मतलब यही से क्वेश्चन आता है कि अभी तक जिसको आप उत्तरी सहायक नदी और दक्षिणी सहायक नदी बोल रहे थे, इसको भी अगर आपके बाएं ओर की सहायक नदी दाएं ओर की सहायक नदी पूछ लिया, तब हम डायरेक्शन कैसे लेंगे सर? इस ओर मुंह करके खड़ा होना है सर। सुना रही बात? बताइए किस ओर लेके चलेंगे? जिधर से उद्गम होता है हमको उस ओर मुंह करके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सर वहीं से तो ओरिजिन है, या जहां से जाकर के गिरता है समुद्र में उस ओर मुंह रखना चाहिए सर, क्योंकि अंतिम तो जाके वहां मिल रही है। कहाँ रखना चाहिए हमको मुख? हाँ, जहां से निकल रही उधर, जिसमें गिर रही उधर। तो बताइए कौन है? ए वाले। ए मतलब उद्गम वाले कितने लोग हैं कि उद्गम की ओर मुंह रखना चाहिए इधर? तो इधर सैंडल सहायक नदी हमारी दाहिनी सहायक नदी होंगी, या राइट हैंड साइड सहायक नदी होंगी, राइट हेल्पिंग रिवर होगी। बताइए कितने ए वाले हाथ उठाएंगे? ए वाले कितने हैं? अरे अच्छे से उठाओ, कौन डरना थोड़ी है, मार थोड़ी रहा हूं, ठीक है? और कुछ ऐसे मत रहना मैं कहीं वाला नहीं हूं, ऐसे बोलते हैं बहुत लोग। हाँ, पक्ष लेना पड़ेगा, इसलिए पक्ष चलो चलो बताओ, मन का बात बाहर निकालो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। कैसे इंटरव्यू फेस करोगे बताओ? तो कौन कौन ए वाले हाथ उठाइए अच्छे से। जब हाथ उठाने बोलता है ना कोई, तो पर्सनालिटी दिखाना चाहिए, हाथ ऐसे उठना चाहिए, ऐसे। ये सब का नहीं करना है, ठीक है? ये आपके लो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। साइकोलॉजी बताता है कि जो कभी आपको कोई टास्क दिया जाए, हाथ उठाइए, तो आप ऐसे उठा रहे हैं ना, दर्शा देगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेता है, उससे आदमी उस क्वेश्चन कर खड़े को पूछेगा, जो बताएगा उसको उत्तर दूंगा बोलेगा, जो बताएगा उत्तर उसको इनाम दूंगा बोलेगा। और देख कौन कौन हाथ उठाया जिसमें से नीचे है, उसी से पूछेगा, उसको पता नहीं बता पाएगा वो। ये साइकोलॉजी का पावर, ठीक है? और कौन कौन बोल रहा भाई बी, हाथ उठाइए। अरे देखे मैं जान रहा था यही छे वो, मैं कहीं नहीं हूं सर। हाँ, माइनस मार्किंग इससे पहले यहां तो उठाओ हाथ, यहां थोड़ी माइनस मार्किंग है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो पक्ष लेना है। क्यों? इसका साइकोलॉजी समझिएगा। जब आप किसी एक चीज के पक्षधर बनते हैं ना, तो या तो सही होता है तो कॉन्फिडेंट बढ़ता है, तो आपको याद होता है अरे मैं उसको उठाया तो सही था और मेरे को याद रहेगा। और जब गलत होते हैं, अरे मैं हाथ उठाया था वो गलत हो गया था यार, एग्जाम में गलती नहीं होगा। इसलिए हमसे पक्षधर जरूर बना कीजिए, पढ़ते समय पक्षधर जरूर बनना, एग्जाम में नहीं। पहले प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि वहां एग्जाम में ना हो। तो साइकोलॉजी हमेशा बोलता है कि हमेशा पक्षधर बनो। सुनना है, 4 ऑप्शन में से एक बोलो कि ये सही है, फिर देखो अगर सही है तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रही, मान लीजिए सही है, अब वो जो एक्साइटमेंट हुआ दिमाग से डोपामाइन आपका निकलेगा हार्मोन्स, और वो आपको याद करा देगा। ठीक हो गई बात ना, एक्साइट करके। और अगर गलत हो तो अरे यार गलत हो गया, ये सही था, तो जो बोले ये सही था,
वो एग्जाम में अरे यार यार मैं तो जो प्रैक्टिस किया था ये गलत मार था, सही ये था यार, एग्जाम में नहीं करना है। तो एग्जाम के दिन माइनस मार्किंग से बचना है तो आज गलती करना होगा। ठीक है महोदय, साइकोलॉजी को समझते चलना है। अब बताइए पक्ष लीजिए, अब उठाइए, ए में कि बी में, बताइए। बी में, चलो। तो ये जो आपके इस समुद्र में जो संगम है यही राइट है। क्लियर हो गई बात ना? कभी भी नदी जहां से निकल रही है और जहां जा रही है तो बहने वाले डायरेक्शन में आप देखेंगे, बहाव की दिशा में देखना। किस दिशा में देखना है? बहाव की दिशा। क्लियर हो गई बात ना? तो बहाव की दिशा में जाके समुद्री मुहाने में मिलेगा, तो समुद्री मुहाने की ओर बोल दीजिए। यह नदी के बहाव की दिशा में देखना है, उसके विपरीत नहीं, क्योंकि जहां से निकल रही है तो विपरीत हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब आपके भी सही है, आप समझ गया ना? ठीक है। पूर्णिमा का कंफ्यूजन अलग लेवल पे रहता है, खुद को कंफ्यूज करती है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर रहता है उसका। ठीक है, क्लियर हो गया इतना ना? हाँ, तो ऐसी फन के साथ पढ़ना, एंजॉय करते हुए पढ़िए। क्लियर हो गया बात कि भाई जिस दिशा में नदी बह रही है, पूर्णिमा का सही है, उद्गम हो रहा है सर, वहां से हम बहने की दिशा में देखेंगे। ठीक हो गई बात? मतलब हमेशा कहाँ देखना है? बहने की दिशा की ओर, या जिस ओर समुद्र में जाके मिल रहा है उस दिशा की ओर। तो उसके हिसाब से अब मैं देखूंगा तो अब मेरा कौन हो जाएगा? इधर वाला कौन से हो जाएंगे? दाहिनी। इधर वाली कौन हो जाएगी? बाई। क्लियर हो गई बात ना? यस। क्या कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ? तो अब उत्तरी सहायक नदी ना दे करके दक्षिणी सहायक नदी ना दे करके अगर आपको बाई और दाई पूछ दिए छत्तीसगढ़ में, कभी आज तक नहीं पूछा है, तो मुंह आके नहीं बैठोगे ना, आंसर एग्जाम बना लोगे ना? और फिर बता रहा हूँ केवल आप ही लोग बना पाओगे। ठीक है, ये बता दे रहा हूँ। तो इसलिए पहले से रेडी होना चाहिए सब चीज स्थिति के लिए। ठीक, तो अब जब पूरा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हैं कि सहायक नदी क्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ये आपका दाहिनी कौन होती है, बाई कौन होती है, उत्तरी कौन होती है, दक्षिणी कौन होती है, और 5 मेजर रिवर सिस्टम जान गए, तब हम उसके अंदर प्रवेश करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और हम पहले पढ़ेंगे महानदी अपवाह तंत्र, फिर हम पढ़ेंगे भाई इंद्रावती अपवाह तंत्र, आपको गोदावरी इंद्रावती, फिर हम पढ़ेंगे सोनगंगा, फिर हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी, और फिर पढ़ेंगे नर्मदा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे। फिर महानदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। महानदी अपवाह तंत्र आपका बहुत बड़ा है, इसलिए एक बार आप लोग पढ़ के भी आ जाइएगा घर से। ठीक है, ताकि जब उस दिन बोलूँ तब समझ में कि हाँ सर ऐसा ऐसा है करके। ठीक, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा सारी प्रकृति में मैं बता दूंगा, उसी लेवल पे आपको तैयार करना है हर एक टॉपिक को, हर एक रिवर को। मैं महानदी में जो टेक्निक बताऊंगा उसी टेक्निक से मैप बनाना है हर एक रिवर का, ताकि एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो उसका आंसर। ठीक है, तो महानदी अपवाह तंत्र में जब महानदी पढ़ाऊंगा, जो जो चीजें बताऊंगा वैसे हर एक छोटी नदी का आप लिख लीजिएगा, अगर नहीं भी है तो भी आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, तो एग्जाम दिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ मैं, अभी आप जस्ट फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम देखिए, वो व्यापन का लेवल था, तब एक एक पेज का क्वेश्चन आ रहा है। तो जब पीएससी आएगा तो भैया समझ लीजिएगा, उसमें शुरू से ही कूट वाला आता है क्वेश्चन। और कूट में सबसे खतरनाक कौन होता है? केवल एक सही, 4 ऑप्शन है, 1 और 2 सही, 1, 2 और 3 सही, चारों सही। अब लो, आपको 2 तो पता होगा तो भाई 1, 2 मारोगे, किसको मारोगे आप? भयंकम खतरनाक होता है कूट वाला प्रश्न, है ना? तो याद रखना, इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे लेवल पे तैयार करके चलना है। ठीक, और अभी रेडी कर लेंगे तो एग्जाम दिन सब बढ़िया रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये बुक ले लीजिएगा, इस बुक से अपना भैया पढ़ करके आइएगा टॉपिक को एक बार। ठीक है, अर्जुन बुक से हमारे पढ़िएगा, प्री मेंस सबके लिए पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। इसमें केवल एक ही चीज अपडेट करना पड़ेगा आपको, 250 तहसील दिया था उसका 251, तो एक तहसील की संख्या बस बढ़ी है और कुछ नहीं बदला है इसमें। ठीक हो गया बात? तो जो इकोनॉमिक सर्वे उसके अनुसार अपडेटेड है, सब चीज इसमें अपडेटेड है। ठीक, तो बस एक तहसील बढ़ा लेना, 250 को उसको एक लिख के 51 कर लेना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी 251 तहसील वाला विकासखंड वाला लिस्ट भेज रहा हूँ। तो अगर मैं भेज रहा हूँ, नहीं खोज पा रहे इसलिए पढ़ नहीं रहे थे, तो भेज रहा हूँ आज, तो कल से पढ़ के आना चालू कर देना। सबसे पहले किस जिले का पढ़ के जाओगे? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कौन सा? कोरिया, फिर कौन सा? सूरजपुर, फिर कौन सा? बलरामपुर, फिर कौन सा? सरगुजा, फिर कौन सा? जसपुर। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही हर इसका फिर हम नीचे आएंगे बिलासपुर में, तो यहाँ गोलपेंडा मरवाही, फिर बिलासपुर, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, फिर शक्ति, फिर रायगढ़, फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़, इस तरह से आप इसको पूरा पढ़ते मुंगेली। क्लियर हो गई बात? इस तरह से पढ़ते आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लेना, फिर ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, इस सिक्वेंस पढ़ते आना। वैसे भी रायपुर अब जब जाओगे, रायपुर में से पढ़ लेना, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी। ठीक हो गई बात? सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसी सीक्वेंस याद रहना है आपको। यहाँ हो गया आपका बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, फिर आपका भैया वीरधाम, खैरगढ़, सुगीतानगढ़, राजनांदगांव और आपका वहाँ मोहिला मानपुर, मागड़, चौकी। ठीक, बाकी जब बस्तर आएगा तो वहाँ कांकेर पढ़ेंगे, नारायणपुर पढ़ेंगे, विजयपुर पढ़ेंगे, कोंडागांव पढ़ेंगे, बस्तर पढ़ेंगे, दंतेवाड़ा पढ़ेंगे और सुकमा पढ़ेंगे। तो इस सीक्वेंस में आपको हर दिन एक एक जिले के तहसील याद करना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और 251 तहसील आपके मुंह पे होगा।
क्योंकि कई बार एग्जाम में बहुत एग्जामिनर होशियार हो गया है, जिला का नाम नहीं देगा, आप किस चीज को पढ़े जिला के अनुसार कि इस जिले में ये नदी है, इस जिले में पहाड़ है, इस जिले में पर्वत है, और जिला का नाम ही नहीं दिया, तहसील का नाम दे दिया। अब आपको ये नहीं पता कि ये तहसील किस जिले में आता है, आंसर आपको सब पता है मगर आप सही जोड़ी मिलाओगे कैसे, आपको तहसील का नॉलेज नहीं है तो हाँ उस जिले का था, उस जिले का ये तहसील है, खट से टिक के आगे निकल लिए। तो एग्जामिनर जब फंसाता है हर जगह पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ किसी चीज को हल्के में नहीं लेना, हर एक चीज सिंसियरिटी के साथ लो, एग्जाम में बहुत स्मूथली आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है बात ना। यस, तो भैया आपको मैं लिस्ट भेज दे रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ाना चालू करना। कल आप लोग मनेंद्रगढ़ चिरमी भरतपुर का पूरा याद करके आएंगे, तो कितने नंबर हैं और कौन कौन से हैं वो सब पता होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना सब बात? यस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।